हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 8 पीवाईक्यू सीरीज़ का। इसके पहले हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। और ये सीरीज़ आपके लिए ना सिर्फ एनटीपीसी के लेवल की आरपीएफ हो गया, एलएपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जो भी अपकमिंग वनडे एग्जाम्स हैं उन सब में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 8 का। बिल्कुल पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल पहला है हमारे पास। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 0.0000327 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करोगे? तो जिन लोग को भी स्क्वायर्स याद हैं, कहाँ तक? ज़्यादा नहीं, ओनली 50 तक। ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना। 50 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर्स, एंड 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स। ये तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। वनडे एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हो और इसमें मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट है तो आपको इतना एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, एनी हाउ। ठीक है, तो ये बताओ कि 3 to 7 ये जो है, इसके ठीक पहले कौन सा एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये कहोगे आप 3 to 4। 3 to 4 है, तो बस ये बताओ कि 3 to 4 लाने के लिए हमें 3 to 7 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 3 वाला। जीरो बाद यहाँ पर कितने प्लेसेस हैं? 6 प्लेस हैं, तो हमें भी यहाँ पर 6 प्लेस को बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 18 का ये स्क्वायर है, और हमारा क्या हो जाएगा? 0.0003। 3 जैसे माइनस करोगे 324 हो जाएगा ये, और वो हमारा 18 का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको, जैसे मान चलो कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर में दे दे या फिर और भी बड़ा नंबर दे दे जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? इस नंबर को सिंपली आप राइट डाउन कर लो, 0.0000327। और डिवीजन मेथड से आप जानते हो कैसे हम स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो ये बताओ, ये जीरो है, तो जीरो पॉइंट हटा करके हम क्या कर लेते हैं? ये जीरो पॉइंट हटा लेते हैं। अब ये हम पेयर यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, एक पेयर हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, तो ये बताओ कितने टाइम्स जाएगा? हमारा 0 टाइम्स जाएगा, है ना। 0 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पर अगला पेयर हम राइट डाउन करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे इसको ऐड कर लेते हैं। और अब ये बताओ कि 0 3 में कौन से नंबर से हमें डिवाइड करना चाहिए, कि जिस नंबर से हम डिवाइड करें उतने बार ही लेकर जाना है, लेकिन 0 3 से कम हो। तो ये बताओ, 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 0 0। यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा। अब अगला पेयर हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, 2 7। ये 1 और 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 टाइम्स जाएगा, 8 8 64, 6 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 और 6 22। यहाँ से कितना होगा? 3। और ये वाला 3 हमें क्या करना था? माइनस करना था, है ना। तो बस वही चीज़ हमारा आ गया। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 2। वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है, और उनका एच सी एफ कितना दे रखा है? हमारा 7 दे रखा है। तो बताने कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। तो देखो, जो भी हमारा आंसर होगा वो 3:4:5 के रेशियो में होगा, 3:4:5 के रेशियो में होगा। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ये क्या होगा? 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 3 4 5 सेटिस्फाई कर रहा है। 8 3 8 चौको 8 5, 3 4 5 ये भी हो गया। 7 3 7 चौको 7 5 ये भी हो गया। 3 दूना दो तियाँ, दो चौका 2 5। सारे के सारे हमारे 3 4 5 के रेशियो में मिल गए। तो जाहिर सी बात है हम इसको ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, अब हमें इसको बेसिक से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ये बताओ कि नंबर्स हमारे 3:4:5 के रेशियो में हैं, है ना। तो हम कह लेते हैं कि वो जो हमारा नंबर रहा होगा वो 3 है, रेशियो 4 है, रेशियो 5 ए हमारा ये रहा होगा। 3A 4A 5A ये हमारा नंबर्स रहे होंगे। तो ये जो ए होता है ना, ये वाला ए, यही हमारा एच होता है। ये हमारा क्या होता है? एच होता है। और एच हमारा दे कितना रखा है? वो हमें दे रखा है 7। तो ये बताओ नंबर्स क्या रहे होंगे? 7 3 21। यहाँ पर जैसे ए पुटअप करोगे तो कितना होगा? 7 3 21, 7 चौको 28, 7 5 35, 7 3 21, 7 चौको 28 और 7 5 35, यानी कि जो हमारे नंबर्स एक्चुअली रहेंगे 21 28 और 35 रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम जब भी इस तरह से लेते हैं, जो लेट से हमारा नंबर 3:4:5 रहा होगा, 3A 4A 5A रहा होगा, है ना। ये हमारे नंबर से होंगे, और जो ए इसमें होता है ना, ए, ये जो हम क्या मतलब, ये हम जो इसमें वेरिएबल मानते हैं, ये यही हमारा एक्चुअली, यही हमारा जो कांस्टेंट, एक जो कांस्टेंट टर्म है ए तीनों में है, यही हमारा एच होता है। और वो हमें 7 दे रखा है, हमने पता कर लिया कैसे होता है। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 3। इफ़ अ मैन सोल्ड 20 बुक्स फॉर 1800 रुपीज़, 20 किताबों को 1800 में सेल करता है, गेनिंग देयर बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अच्छा ये बताओ, 20 बुक्स उसने 1800 में सेल की हैं, तो एक बुक उसने कितने में सेल की होंगी? तो ये बताओ एसपी कितना रहा होगा? एसपी हम कहेंगे 1800 एंड डिवाइड बाई 20, जो कि होगा 90 90 रुपये का एक किताब उसने सेल किया होगा। ठीक है, अगला हमसे ये कह रहा है कि उसको जो प्रॉफिट होता है ना, वो 5 बुक्स के इक्वल होता है। जब वो 20 बुक्स सेल करेगा तो 5 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये बताओ, जब प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है कि एसपी जो रहा होगा, सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या करो ना, कि पहले एसपी लिखो, फिर यहाँ पर सीपी लिखो, और किसके इक्वल उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो मैं कहूँगा कि 5
सीपी के उस इक्वल उसको प्रॉफिट हुआ है ना? कब हुआ है? जब उसने 20 सेल किया है। तो बस इसी को माइनस करके यहाँ पर सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर यहाँ पर एसपी एंड सीपी का रेशियो निकल जाएगा। देखो हमने क्या किया है कि उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा होगा तभी उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हम पहले सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, और जिसके इक्वल है यानी कि 5 प्रॉफिट के इक्वल है। मान लीजिए तो उसे अगर लॉस होता तो हम सीपी पहले करते, एसपी बाद में करते हैं। ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट या लॉस होता तो यहाँ पर हम एसपी कर देते। ठीक है, तो ये बताओ फिर 20 एसपी हमारे पास रहेगा एंड इज इक्वल टू 20 इधर जाएगा तो कितना होगा 25 सीपी। एसपी एंड सीपी का रेशियो कितना आ गया, तो वो कहोगे 5/4 आ गया हमारे पास एसपी एंड सीपी का रेशियो। ओके, अब उसके बाद में क्या है कि यही जो 5 एसपी है ना, ये हमारे पास 90 निकल कर आया है। तो 4 का वैल्यू हमसे पूछा है कि सीपी कितना रहा होगा, है ना? तो बताओ 5 का वैल्यू 90, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 18 और 18 चौक 72, 72 रुपीज़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें दे रखा है, इसका हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है कितना होने वाला है। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना होगा। तो क्या है कि देखो यहाँ पर ऑप्शन हम देखें तो 168 07 168 07 168 07 168 07 सब में दे रखे हैं। सब में तो ये चीज़ सेम हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना चाहिए ना कि इसका प्लेस वैल्यू देखो, पॉइंट के बाद हम देखें तो पॉइंट के बाद में 1 प्लेस, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, और ये देखो 70 हमारा दे रखा है। इसको हम लिखेंगे 7 × 10, और ये जो 10 है ना, ये जो 10 ये वाला इस वाले पॉइंट को इनइफेक्टिव बना देगा। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन बताओ 7 × 7 × 0.07 × 0.007 × 7, सिर्फ हमारे पास अब इतना बच गया, है ना? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को हटा देता हूँ। देखो ये वाले पास हमारे पास में हट गया, और ये वाला हमारे पास में हट गया, ये वाला चीज़। अब हमारे पास 7 × 7 × 0.07 × 0.007 × 7 मात्र इतना बचा। अब सबको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 16807 ये तो आना ही आना है। अब डिसाइड करेगा पॉइंट के बारे में प्लेस वैल्यू, तो बता पॉइंट के बारे में कितने प्लेस हैं, यहाँ पर 2 हैं और फिर प्लस में यहाँ पर 3 है। यानी कि पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद में पॉइंट के बाद में 5 प्लेसेस हमारे पास में होने चाहिए। वो देख लो कि इसमें ये 4 है, ये हमारे पास में ज़्यादा है, ये हमारे पास में 5 है, और ये हमारे पास में 6 है। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से ऑप्शन से कर सकते थे। मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी? ऐसे क्वेश्चन हम 2 पहले भी कर चुके हैं। तो क्या करोगे इसमें से 4 का पावर 61, 4 का पावर 61 कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा क्या 4। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 4 स्क्वायर मीन्स 16, और यहाँ पर बचेगा 4 का क्यूब यानी कि 64। ठीक है, 4 का पावर 61 रहने दो, ये हो जाएगा 16×4 = 20, और ये 64×1 = 65, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 85। अब ये बताओ इसको किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड किया जा सकता है? 13 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 से कैसे होगा? देखो 10 से करोगे तो करके देख लो, 85 × 4 का पावर 61 डिवाइड बाई 10, ये होगा 5×2 = 10, ये हो जाएगा 5 17, 17×5 = 85। अब ये बचेगा हमारे पास में ये 2 है ना, ये तो जाहिर सी बात डिवाइड होगा ही होगा, 4 जैसे होगा तो लिख लो 17 ये होगा, हम इसको लिखेंगे 4 × 4 का पावर 60 हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2, ये होगा 2, बस 17×2 = 34 मल्टीप्लाई बाई 4 का पावर 60 डिवाइड हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी आसान है। चलो हम देखते हैं अगला सवाल अपना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 6। टोनी परचेजेस 2 कार्स ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6,50,000। ठीक है, ही सेल्स कार ए विद 20% प्रॉफिट एंड कार बी एट लॉस ऑफ 20% एंड गेट्स द सेम सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द कार्स, व्हाट आर द परचेजिंग प्राइस ऑफ द ए कार ए एंड कार बी। यहाँ देखो 20 देखा है, यहाँ पर 25 दे रखा है। ठीक है, इसमें ये वाला गलत है, 20 वाला रॉन्ग है, 25 वाला सही है। ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, इसका 25 वाला सही है। ये क्वेश्चन जब मैंने लिया था तो इसमें ये 20 वाला गलत था। ठीक है, इसको 25 कर लो, इट इज़ 25। ठीक है, ये तुम्हारा 25 है। तो बताओ सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? दो कार हैं, उनको वो 6,50,000 में खरीदेगा, 2,50,000 में दो कार खरीदेगा। ए को 20% का प्रॉफिट, बी को 25% के लॉस पर सेल करेगा। तो उसे बताना है कि दोनों का एसपी सेम होना चाहिए। ये भी सब बात है कि दोनों का एसपी सेम होना चाहिए। तो ये बताओ कार ए और बी का सीपी कितना रहा होगा, दोनों का सीपी बताना हमें। तो देखो हमारे पास कहते हैं कार ए है और कार हमारे पास में क्या है, बी है, दो कार हमारे पास में है। इसका सीपी कितना रहा होगा? इसका सीपी 100% और बी का सीपी भी 100%। सीपी को हमेशा हम 100% मान के चलते हैं। तो ये बताओ
कि जब इसका सीपी 100% है तो प्रॉफिट 20% कमाएगा, 20% प्रॉफिट कमाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एसपी कितना होगा, 120% हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह से बी का भी जो एसपी आएगा वो 25% लॉस, यानी कि कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। और दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस होगा ना, अब दोनों क्या हो गया, एसपी हो गया, जो कि दोनों इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। तो मतलब ए अनुपात बी कितना होगा, 1/b कितना हो जाएगा, 75/120, ये होगा 15/5 और होगा 15/8। ठीक है। तो ए और बी का जो अनुपात आ गया, जो रेशियो आ गया इनके सीपी का, ये किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ सीपी, ये हमारे हमें निकल कर आ गया। तो अब ये हमसे पूछा है कि ये बता दो कि इन दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग कितना है। तो देखो 5:8 जैसे मिल गया तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। इन दोनों का रेशियो कितना है, ये फोर कितना होगा, ये होगा ये होगा 4 और ये होगा 9, नहीं होगा। ये 4 से 4 कट गया और ये हमारे पास 9 9 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा, ये 4 0 4 0, ये 6 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब जो ऑप्शन बच गया तो वही हमारे पास में होना चाहिए 5 8, बस ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है। ऑप्शन चेक नहीं करना चाहते हो तो ये होता है 8 5 13, और इसी 13 का वैल्यू कितना हमारे पास में, 6,50,000, 6,50,000। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 50,000, है ना। तो ये बताओ कि ए का सीपी कितना होगा, 5, तो 13 5 25 25 हमारे पास में 2,50,000 ये हो जाएगा, और 8 5 40, 4 लाख हमारे पास में ये हो जाएगा। ए और बी के हमारे पास सीपी अलग अलग आ गए। ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 7। A number when divided by 280 leaves 73 as the remainder. When the same number is divided by 35, the remainder will be. तो इसमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। जो रिमाइंडर है इसी को क्या करो, डायरेक्टली 35 से डिवाइड करो। 73 को 35 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा रिमाइंडर, 3। और ये हमारा क्या आंसर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें कि ये जो पहला डिविडेड, जो हमारा पहला डिवाइजर था 280, है ना, जो पहला हमारा डिवाइजर था 280, यह जो है बाद वाले डिवाइडर 35 से, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तभी इस मेथड को हम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि पूरा पहले हमें नंबर पता करना पड़ेगा। कि लेट्स हमें ये कहता कि ये बताओ 35 से नहीं बल्कि 63 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। तो ये बताओ 63 से क्या होगा, ये तो अब डिवाइड होगा नहीं। 280 जो होगा, 280 हमारा, वो 63 से डिवाइड तो नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमारा बचेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि वो नंबर पहले पता करना होता है कि वो एक्चुअली नंबर क्या रहा होगा। तो ऐसे में क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज हमारा बदल जाएगा। हमें ये कहता है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 280 लीव्स रिमाइंडर 73। क्वोशंट भी हमें देता कि मतलब कि वो कितनी बार डिवाइड जाता है ना। तो उस तरह से पहले हमें उसे नंबर पता करना होता है, और फिर हम उसे क्या करते हैं 35 या सॉरी 63 से डिवाइड करके पता करते हैं। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर इसको भी देखेंगे, ठीक है, पिक करेंगे हम उसको। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन समझो कि जब क्या हो कि ये वाला नंबर जो पहला वाला डिवाइडर था, डिवाइजर, अगर ये वाला 35 से बाद वाले से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तभी हम इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 8। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों गणितीय संक्रिया को आपस में बदल देना चाहिए। देखो कौन से दो साइंस को हम बदल दें कि ये हमारा 19 के इक्वल आ जाए, बताओ। तो क्या करोगे, हम वैसे को पिक करते हैं जिसमें जिसमें डिवाइड हो, डिवाइड साइन जिसमें हो। ठीक है। ये हमारे कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना देता है। तो पहले हम ये वाला पिक करते हैं, फिर ये वाला, फिर बाकी सबको चेक करेंगे। तो ये बताओ, ये प्लस है, ये डिवाइड है। जैसे यहाँ पर डिवाइड करोगे, प्लस की जगह पर डिवाइड, डिवाइड की जगह पर प्लस, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा, 8/42 हो जाएगा। 8/42 बोर्डमास रूल से पहले हमें डिवाइड करना है 8/42, और ये हमारा क्या देगा, ये होगा 4 और ये होगा 21। कुल मिला करके इसे पूरे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई हमें फ्रैक्शन वैल्यू ही देगा, जबकि हमारा इक्वल के हमारे जो राइट हैंड साइड में है वो हमारे पास में एक इंटीजर है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अब ये वाला हम चेक करके देखते हैं, डी वाला। तो हमें माइनस को डिवाइड करना है, डिवाइड को माइनस कर देना है। तो बताओ 56, एंड माइनस की जगह पर डिवाइडेड बाई 8, फिर प्लस 42 एंड डिवाइड किया पर -6 × 5। ये बताओ कितना होगा, ये होगा 7, ये होगा 49, और -6 × 5 = 30 इज इक्वल टू कितना होगा 19। और ये हमारा मैच कर रहा है, यानी कि डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड वाला उठाओगे तो हमें देख करके समझ में आ जाता है कि कहाँ पर फ्रैक्शन बनेगा, कहाँ पर फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो उस हिसाब से हम उस ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है। पी क्यू आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 kmph की औसत चाल से यात्रा करता से कार चलाता है। क्यू अगले 2 घंटे के दौरान 50 kmph की औसत चाल से कार चलाता है। आर अगले 3 घंटों के दौरान 60 kmph की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थल पर ठीक 6 घंटे बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य चाल कितनी थी। ठीक है। उनका एवरेज स्पीड बताना है कितना होगा। तो एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंट अपॉन टोटल टाइम। हमें यही फॉर्मूला सिंपली लगाना है, टोटल डिस्टेंट अपॉन टोटल टाइम। अप्लाई करो तो एवरेज स्पीड हमारा निकल कर आ जाएगा।
पी क्यू आर 3% हैं, पी क्यू एंड आर। इनके टाइम का रेशियो दे रखा है, इनके टाइम का रेशियो एंड स्पीड का रेशियो में दे रखा है, सॉरी टाइम एंड स्पीड इनका दो चीज़ें में दे रखा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, पी क्या है कि 1 घंटे कार चलाता है, क्यू 2 घंटे, आर 3 घंटे। ये पी जो चलाते हैं वो 40 kmph की स्पीड में, ये जो चलाते हैं क्यू 50 kmph की स्पीड में, और आर चलाते हैं 60 kmph की स्पीड में। तो बताना उनका एवरेज रेशियो, एवरेज स्पीड कितना होगा। डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 40 से कम 40 प्लस 50 × 100 और प्लस 36 18 180। ये टोटल डिस्टेंस हो गया ना। टोटल डिस्टेंस इनका ये हो गया अपॉन टोटल टाइम कितना लगा होगा। तो टाइम 1 2 3 घंटे लगे होंगे जी, 6 घंटे लगे होंगे। तो बता दो तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 220 और 100 320 एंड डिवाइड बाय 66 kmph। ये हो जाएगा इनका इनका एवरेज स्पीड। कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा हमारे पास में 3। तो कितना होगा 53.33 kmph हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना। 1 घंटे में 40 kmph की स्पीड से, तो ये बताओ 1 घंटे में कितना डिस्टेंस 40, 2 घंटे 50 के स्पीड में, तो 2 घंटे में डिस्टेंस कितना 100, 50 × 100 और ये हो जाएगा 180। और टोटल समय लगा हुआ 3 2 5 1 6। हमने क्या किया इसे, टोटल डिस्टेंस पता कर लिया, टोटल घंटे पता कर लिए कितने कितने टाइम में। इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो 53.33 kmph इसका एवरेज स्पीड निकल कर आ गया थ्रू आउट देयर जर्नी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये हमसे पूछा है कितना होने वाला है। ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। मैं पहला रिजल्ट लिख कर दिखा देता हूँ। ओके। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा पहला वाला रिजल्ट, लेकिन इसके बाकी दो और रिजल्ट जो कि होते हैं इसमें, वो चीज़ मैं लिख दूंगा, उस चीज़ को आप याद कर लेना। ठीक है। उसका प्रूफ आप चाहो तो घर पे निकाल के देख सकते हो। क्या हमें दे रखा है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। लिखता हूँ मैं यहाँ पर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है। हमें पता करना है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या कहता हूँ कि डी, लेट से ये रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे लेट। लेट वो डी रहा होगा जो हमें पता करना है, डी का वैल्यू हम बता देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, वही होगा आंसर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम कहेंगे कंडीशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करो, इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करो और दोनों को आपस में ऐड कर दो, बस हमें निकल कर आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस, सॉरी ये माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इज इक्वल टू, इधर भी हमारा क्या होगा, सी स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड में बचेगा। ओके। वैसे बिल्कुल 2 को स्क्वायर करो और ये बताओ कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो कितना होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड फिर प्लस 2ab साइन थीटा एंड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, डी स्क्वायर होगा, ये कितना होगा, डी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरा पूरा माइनस है और ये पूरा प्लस है, दोनों सेम चीज़ें हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, जैसे ऐड करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस यहाँ पे दोनों में क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर को कॉमन करेंगे, जैसे कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में बचेगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये ए स्क्वायर तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये तो एक हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, तो ये हमारे पास में बी स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर हुआ। ठीक है। हमें डी का वैल्यू बताना है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से जैसे स्क्वायरिंग स्क्वायर लोगों बोथ साइड का, तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, जो हमसे पूछा गया था। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज आवर राइट आंसर। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर मान चलो कि हमें याद कैसे रखना है इसको, कि ये जो ए है ना, ए कॉस के साथ में यहाँ पर है, लेकिन अगले इक्वेशन में हमारे पास ए साइन के साथ में चला जाएगा। बी यहाँ पर साइन के साथ में है, अगले में बी कॉस के साथ में चला जाएगा। ठीक है। और ये साइन हमारे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है।
हमारे पास जो भी इनके मल्टीपल्स हैं, इनके इनके प्लेस चेंज हो जाएंगे और साथ में साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, तो हम ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं। इनके मल्टीपल्स जो हैं, मल्टीपल्स का स्क्वायर, यहाँ पर इसके मल्टीपल का स्क्वायर, फिर प्लस के यहाँ पर मल्टीपल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजक्वल टू ये स्क्वायर एंड प्लस ये वाला स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैसे टेन सेक टेन कॉट एंड कोसेक के बीच में होता है, तो उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। इसको आप देख लो, इसका प्रूफ आप घर पे आराम से निकाल के देखना। ठीक है, क्या करोगे, ये होता है हमारे पास में ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी एंड ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू डी। तो ऐसे में हमारे पास में होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। इसमें क्या चीज़ देखो कि जो ए यहाँ पर सेक के साथ में है, ये ए अगली बार अगले इक्वेशन में टेन के साथ में चला गया। ठीक है, यहाँ पर बी टेन के साथ में है, अगले में वो बी सेक के साथ में चला गया, लेकिन दोनों में साइन सेम है। यहाँ पर साइन दोनों में डिफरेंस था, यहाँ पर दोनों में साइन सेम है। इज इक्वल टू सी ये था, इज इक्वल टू डी ये था। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर होता है। एक बात और याद रखना कि दोनों का साइन सेम होता है। ये प्लस वाला है ना, दोनों प्लस रहेगा या फिर दोनों माइनस रहेगा, दोनों माइनस रहेगा तो भी ये वाला रूल फॉलो होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास में होता है कॉट का, कॉट एंड कोसेक, ये भी मैं राइट कर देता हूँ। ये हमारे पास में होता है ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इज इक्वल टू सी एंड ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू डी। तो इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस दोनों है, ये माइनस दोनों साथ में लोगे तो भी ये वाला रूल हो जाएगा, यानी कि तो भी उस कंडीशन में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर होता है। फ़र्क बस ये है कि यहाँ पर कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो दोनों प्लस लो या तो दोनों माइनस लो। ठीक है, इसका प्रूफ चाहो तो आप घर पे देख सकते हो। चलो हम देखते हैं अगला अपना अगला सवाल 11 नंबर क्या है। राम से राम के पास किसी उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 जीबी का स्थान लेती है। वह इस यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म में ट्रांसफर होने की स्पीड 2 MBPS है। इस फाइल को ट्रांसफर होने के लिए कितना समय लगेगा, बताना है कितना हो। तो ये तो बच्चे वाला सवाल हो गया यार। ये तो क्या है कि उसको 1.75 जीबी ट्रांसफ़र करना है, लेकिन जो ट्रांसफ़र का स्पीड है वो हमारे पास में 2 MBPS। बता दो कितना होगा। तो ये एमबी में है, ये जीबी में है। पहले इसको क्या करो, एमबी में चेंज कर लो। 1.75 इंटू 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB हमें दे रखा है, 1000 MB हमें दे रखा है। एंड ये भी हमारे पास में 2 MBPS, एमबी से एमबी कैंसिल आउट, और ये हमारे पास में 1750 डिवाइड बाई 2 सेकेंड। अगली बात ये है कि जो हमारा ये कैलकुलेशन करने पर आएगा वो सेकंड में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें मिनट का भी जिक्र है। तो क्या करो, 60 से यहाँ पर और भी एक बार डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करो कि ये कितना होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6 दूना के 12 नीचे बचेगा और ऊपर 175। अब ये टोटल हमारे पास कितना होगा, मिनट में होगा। ये हमारे पास मिनट हो गया। डिवाइड करो, 12 कम 12, 12 कम 12 कितना बचा यहाँ पर, 5 5, 12 चौक 48, और यहाँ पर हमारे पास बचा प्लस 7/12 मिनट। ये 14 मिनट है, तो 14 मिनट सब में दे रखा है, तो 14 मिनट तो हमारे पास होगा ही होगा। फिर प्लस ये 7/12 मिनट है ना। अब ये इस वाला ये वाला जो है ये, इसको फिर से क्या करो, सेकंड में चेंज कर दो। तो 7/12 को क्या करोगे कि सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 12 कम 12, 12 पचे 60 और 7 पचे 35। ये 14 मिनट और 35 सेकंड इसका राइट आंसर है, 35 सेकंड। समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको हमें कैलकुलेशन करना है। बस जो डाटा है उसको चेंज करते रहना है, जीबी को एमबी में, और मिनट को सेकंड, सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करना है उसी चीज़ का यहाँ पर रोल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 12, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, इफ द स्मॉलर नंबर इज 40 देन फाइंड द लार्जर नंबर। हम कह लेते हैं कि लार्जर नंबर हमारे पास में x था। ठीक है, कह रहा है कि बड़े नंबर और एक छोटे नंबर का डिफरेंस जो है वो बड़े नंबर के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। तो बताना है कि उसमें से बड़ा नंबर क्या था, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, उनसे पूछा गया। छोटी संख्या जो स्मॉलर नंबर है हमें 40 दे रखा, 40। तो बताओ x माइनस 40 एंड इज इक्वल टू x, ये हमारे पास में होगा 1/5, x/5 हमारे पास में हो जाएगा। यहाँ पर 40 इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू 40। यहाँ पर होगा 4x/5 इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू ओवरऑल हमारे पास में बचेगा 50, और ये हमारे पास में क्या है, आंसर है। देख रहे हो, ऐसे आसान आसान से सवाल भी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर है हमारे पास में 13। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग 28.5 मीटर अवे एट द सेम लेवल एज द फुट ऑफ अ टावर।
इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जर्वर वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्रीज, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है हमारे पास में, ये एक पर्सन है कोई जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। इतना बड़ा कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो एक टावर को यहाँ पर देखता है, एक टावर यहाँ पर खड़ी है, इस टावर को वो देखता है। तो ये बताओ, आदमी है यहाँ पर, तो उसकी आँख भी यहीं पर होगी, उसकी आइज़ यहाँ पर होंगी, और वो इस टावर के टॉप को वहाँ से, यहाँ से वो देखेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमारे पास में 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जानते हो ना एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने के लिए, ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखने के लिए। यहाँ से अब नीचे आप देखोगे तो ये हमारे पास बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये कह रहा है कि वो जो खड़ा है ना, वो उस टावर के पैर से जो खड़ा है, उसकी जो डिस्टेंस 28.5 मीटर की है। तो बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, ये टावर की हाइट कितनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो इतना आसान आसान दे रखा है, क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं। ये बताओ कि ये हमारे पास में 28.5 मीटर दे रखा है, तो ये कितना होगा, क्या ये भी 28.5 होगा, 28.5 हमारे पास में ये भी होगा। ये हमारे पास में 45 डिग्री है, जब 45 ये है तो ये 90 है, और ये भी हमारे पास में कितना 45 डिग्री है। आमने सामने के एंगल इक्वल, तो आमने सामने के साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 28.5 ये है, तो 28.5 मीटर हमारे पास में ये भी होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ निकल कर आ गया, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 28.5 मीटर हमारे पास निकल कर आ गया। ये 1.5 मीटर, यानी कि ये वाला हमारे पास में 1.5 में दे रखा है। तो क्या हमारे पास में ये भी 1.5 होगा, 1.5 मीटर हमारे पास में ये भी हो गया। और जो पूरे टावर का हाइट होगा, लेंथ, ये कितना होगा, 28.5 प्लस 1.5 कितना होगा, 28 29 30, 30 मीटर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही था, हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 14, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेशियो इन द फॉलोइंग। इसमें सबसे बड़ा रेशियो हमें बताना है कितना होगा, तो बताओ कितना होगा। हम रेशियो लिख देते हैं, 13/21 लिखो यहाँ पर। 13/21 पहला दे रखा है, दूसरा है 5/18, तीसरा हमारे पास 19/27, और अगला हमारे पास में है 15/28। बताना है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, बताओ कैसे करोगे। तो इसमें तो हम, हमारे पास कई सारे मेथड हैं, इसमें बहुत मेथड है कि हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो ये है कि आप क्या करोगे, 13 को 21 से डिवाइड करो, 5 को इससे डिवाइड करो, 19 को 27 से डिवाइड करो, फिर इसके बाद में 15 को 28 से डिवाइड करो, जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा रेशियो निकल कर आ जाएगा। अगला ये है कि हम क्या करें, सबका बेस बराबर कर दें। ये 21 18 20 27 28, हम इन सब के बेस को बराबर करें, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका एलसीएम पता करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करें, पूरा एलसीएम पता करेंगे, फिर वहाँ से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी एक तरीका है। जो सबसे बढ़िया मुझे इसमें नजर आता है, वो नजर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करो कि देखो, 13/21 है, 5/18 है, 13/21 है एंड 5/18 है। क्या है कि कैलकुलेशन जब एलसीएम आप निकालोगे तो वहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना ही पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड इस हमें आगे चले करना ही है, तो हम क्यों ना एक ही बार में कर लें, कि हमें एक ही बार में वो सब करना पड़े, और एक ही बार में हमारा आंसर तक पहुँच जाए, ठीक है। तो क्या करोगे कि 21, ये बताओ दोनों किससे डिवाइड होंगे, इसमें जो भी डिवाइड होते हैं उनको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये 3 सत्ते और 3 छक्का, अब कितना बचा, 13/7 और 5/6, ठीक है, इतना बचा हमारे पास में। अभी बताओ, 13 छक 78 ये हो जाएगा, और 7 बचे 35 ये हो जाएगा। ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा हमारे पास में कितना आ गया, 78 बड़ा है। 5/18 क्या है, छोटा, यानी कि इसको हम, ये तो हमारा छोटा निकल कर आ गया, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो दोनों को, 13/21 एंड 19/27। यहाँ पर क्या होगा, जैसे इनको कंपेयर करोगे तो कितना होगा, 3 सते और 3 नवा, है ना। अब कितना होगा, 13 नवा 117, और ये 17 नवा 119, 19 सते 133। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 133 बड़ा है हमारा, यानी कि 13/21 तो हमारा छोटा निकल कर आ गया, इसको भी छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ो, और इन दोनों का कंपेयर करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब 28 का 19 में एंड 27 का 15 में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 19/9 कितना होगा, 19/152 कितना होगा, 2 कैपिटल 15, सॉरी कैरी 15, 19 में 38, 38 5 43 53, ये हमारे पास इतना हो जाएगा 532। और 27 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 15 सत्ते 105, 10 होगा, 15 दूना 30 और 10 40। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, तो ये वाला बड़ा है, 405 छोटा हमारा, तो यानी कि ये भी छोटा हो गया। 19/27 हमारा राइट आंसर है। तो सबसे बड़ा जो रेशियो हमारा निकल कर आ गया, वो 19/27 निकल कर आ गया। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड जो है वो यही लगभग है, ठीक है, क्योंकि आप इसको बेस को इक्वल करोगे तो पूरा वो सब में एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा, वो सब लेंदी प्रोसेस है।
ठीक है, या फिर आप सिंपली डिवाइड भी कर सकते थे कि 13 में 21 से डिवाइड कर लो, 5 में 18 से डिवाइड कर लो, 19 में 27 से, 15 में 28 से, जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा रेशियो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अगला सवाल, 15 नंबर। इफ 5 10 अल्फा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें पता करना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ये हमें दे रखा है। तो बताओ कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्या करोगे, 10 अल्फा कितना होगा, 10 अल्फा यहाँ से हमारे पास निकल गया 4/5। अब यहाँ से बताओ कि ये इसको अल्फा में 10 अल्फा में चेंज करना है, कैसे करोगे। तो ये बात आप जानते हो कि 10 अल्फा कितना होता है, ये होता है साइन अपॉन साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये होता है हमारे पास में 10 अल्फा। तो साइन ये हमारे पास में, इसको हम यहाँ से देखो ना, ये सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ इतना है कि अगर आप क्या करो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, तो ये कितना होगा 5 साइन अपॉन कॉस, यानी कि ये कितना होगा 10 दे देगा, ये 5 10 अल्फा, फिर माइनस 3 कॉस, कॉस से हमारा डिवाइड ओवर कैंसिल बचेगा, -3 ओनली बचा। फिर यहाँ पर हमारे पास में सेम बचा 5 10 अल्फा एंड फिर प्लस में 2, बिल्कुल वही चीज़ जो ऊपर वही नीचे। ठीक है, अब ये बताओ कि 5 ये हमारे पास 10 अल्फा का वैल्यू कितना है 4/5, फिर -3 अपॉन 5 4/5 एंड +2, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 में से 3 जगह 1, 4 2 6, यानी कि 1/6 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है हमारे पास में 16। क्या कह रहा है, अ ग्लास सिलेंडर विद a diameter 20 centimeter has water up to height of 9 centimeter. A metal cube of 8 centimeter edge is immersed in it completely. Calculate the height correct to one decimal place by which the water will rise in the cylinder by taking pi is equal to 3.124. ये जो दे रखा है ना, ये by taking pi is equal to 3.142, हमें ज़रूरी नहीं कि हम यही वाला ले लें अपने कैलकुलेशन करने के लिए, ये हमें दे रखा, अच्छी बात है, ओके, लेकिन हम जरूर नहीं कि हम यही लें। हमें पाई का वैल्यू पता है कि 22/7 अप्रोक्सीमेटली होता है, ये एक्चुअली वैल्यू नहीं होता पाई का वैल्यू। हम लगभग मान चलते हैं कि हम पाई का वैल्यू 22/7 मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं 3.142 भी ले लेंगे, हमें जो भी कैलकुलेशन आसानी से दे दे हम उसी को मानेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करें हमसे कि हमारे पास में क्या एक सिलेंडर है, एक हमारे पास में क्या है लाइक दिस, एक सिलेंडर हमारे पास में है। इसका जो डायमीटर है ना, ये जो बेस डायमीटर, ये हमें कितना दिखा है 20 दे रखा है, कितना दिखा है 20, तो डायमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया। और इसमें 9 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ तक जो है 9 सेंटीमीटर, यहाँ तक जो है इसमें पानी भरा पड़ा है, इसमें इतना तक पानी भरा पड़ा है। अब हमने क्या किया इसमें कि एक क्यूब जिसका जो एज है वो 8 सेंटीमीटर का है, जैसे आपका घर है ना, घर वो क्यूबाइड है, आपका घर जो है वो क्यूबाइड है, उसमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट सबको इक्वल कर दिया जाए तो हमारे पास वो क्यूब निकल कर आ जाएगा, वही हमारे पास क्यूब क्यूब होगा। इसका जो डायमेंशन है वो 8 सेंटीमीटर में है, तो जैसे जाहिर सी बात है इसमें आप डुबोगे तो पानी का लेवल कुछ ऊपर उठ जाएगा, है ना। हम मान चलते हैं पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, और ये जो लेवल उठने के बाद है वो हमारे पास में एच रहा होगा, और यही एच को हमें पता करना है कि यह एच कितना होने वाला है। ठीक है, तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे कि ये जो जब जैसे इसमें डूबेगा यह, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, इस क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर ये ऊपर उठाएगा। तो हमें बस वही पता कैलकुलेशन कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस रेज्ड वाटर, उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम है। तो कैसे होगा ये बताओ कि ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब है यह, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 8 × 8 × 8 साइड का क्यूब, एंड इज इक्वल टू ये जो हमारे पास में सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये 9 जो देखा है 9, इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, इस 9 का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है हमारे पास, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 का रोल है, वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर इंटू एच, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बताओ एच का वैल्यू कितना होगा, हम क्या करेंगे 8 × 8 × 8 यहाँ पर रहने देंगे, एंड अपॉन ये जो पाई है ना, पाई पाई इसको हम करेंगे 22/7 करेंगे, ये हमारा 7 यहाँ पर आ जाएगा, एंड 10 है तो यहाँ पर 10 × 10 हम रहने देते हैं। हम 10 को नहीं चढ़ेंगे, क्या करेंगे 10 से जो 10 × 10 100 आया है, हम लास्ट में जाकर 100 से उसमें डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा हम डायरेक्टली इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से बताओ कितना होगा, ये होगा 4, ये होगा 11। अब यहाँ पर होगा हमारे पास में 64, और ये होगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, 3 8 छक 48, 3 51, 4 9 के 8 और 4 9 के 6 9 के 12, 2 होगा, ये हमने क्या लिखा है यार, ये हमारा 1 है, 9 1 9 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1792 एंड डिवाइडेड बाई 100, सॉरी डिवाइडेड बाई 100 × 11 भी है, 11 भी है, ठीक है, इज इक्वल टू एच हमारे पास में है। 11 से डिवाइड करो कितना होगा, 11 कम 11, यहाँ पे हमारे पास में 6 बचेगा, 9 बचेगा, 11 छक्का 66, फिर इसके बाद में 3 बचेगा, 2 बचेगा, 11 9 22,
और आगे और भी कुछ आता रहेगा, हमें उसको नहीं लेना देना है। 100 यहाँ पर डिवाइड भी करना है। जैसे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर होगा? 1.62 आगे कुछ हमारे पास में होगा। तो नियरली हमारे पास में 1.6 आंसर आ गया, जो कि हमसे पूछा गया था। समझ में आई बात? तो 1.6 सेंटीमीटर इज इट्स राइट आंसर। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है हमारे पास में 17। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 इन 1 ईयर एट 4% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो, इसमें हमसे क्या क्या कहा गया, जो रेट दे रखा है, जो रेट हमारा है वो कितना है? 4% पर एनम, है ना? ये एक साल के लिए है। तो बताओ एक साल में कितने एनम होते हैं? एक साल में कितने एनम होते हैं? एक, उसी को तो हम पर एनम कहते हैं। लेकिन उसमें हाफ ईयरली कितना होता है? देखो, क्योंकि हमें इसमें जो कैलकुलेशन करना है वो हाफ ईयरली करना है ना, इन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तो एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? दो। तो हमारे पास जो टेन्योर होगा, टाइम, वो हम दो ले लेंगे, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स नहीं बल्कि 2 टर्म हम लेंगे, 2 टर्म, 2 टर्म। ठीक है, 2 टर्म्स हमारे पास में क्योंकि एक साल में आप जानते हो कि 12 महीने हैं, तो इसमें 6 महीने के दो पीरियड इसमें बनेंगे। ठीक है, और ये पर एनम है, एक साल के लिए है। तो बताओ 6 महीने के लिए कितना बनेगा? ये 2% का यहाँ पर बनेगा एंड 2% का यहाँ पर बनेगा। तो बस आप ये बता दो कि इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट हम जब अप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा यह। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके बताओ। तो ये हमारा 15,000 में, ये हमारे पास कितना है? प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल कितना? 100%, जो कि हमें दे रखा है 15,000, ये हमें दे रखा है। तो बता 1% कितना होगा? क्या ये 150 होगा? हम इतना करके छोड़ देते हैं। हमारे पास में 150 जो आ गया, ये 1% का वैल्यू है। अब ये होता है कि 2% दो बार जब कंपाउंड करो कितना होगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, यही बनता है ना। तो 2 + 2 + 2 इंटू 2/100% कितना होगा? 2 2 4, और ये 2 9 4, जब इसको डिवाइड करो कितना होगा? 0.04, ऐड करोगे तो 4.04 होगा परसेंट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट निकल कर आया, वो हमारे पास निकल के आया 4.04, है ना। और 1% का वैल्यू हमारे पास में 150। तो जब जैसे दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 150 × 4.04 कितना होगा? 15 × 40.4 कितना होगा? 15 × 4 = 60, और 15 × 4 = 60। ये पॉइंट एक प्लेस पर लगेगा तो 606 इसका राइट आंसर है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो 606 रुपये निकल कर आएगा। समझ में आ गया बात? अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि एक साल हमारे पास में है, ठीक है, और इसमें हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है। तो जैसे इसको हाफ ईयरली करोगे तो जो टेन्योर होगा, टर्म, वो दो बार हो जाएगा। एक साल में 6 महीने दो बार आते हैं, तो वो दो टर्म निकल कर आ जाएगा। 4% पर एनम है एक साल के लिए, तो 6 महीने के लिए वो आधा हो जाएगा उसका, तो 2% हो जाएगा। फिर इसका जो हमारा प्रिंसिपल है ना, वो हमेशा 100% होता है। इसी 100% का वैल्यू 15,000 दे रखा है। तो ये बताओ 1% कितना होगा? हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 150। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंट होता है ना, वो हमारे पास में होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% 2 साल के लिए। तो हमने क्या किया कि 2 + 2, और इसको कैलकुलेशन किया तो 4.04 आ गया। 1% का वैल्यू हमारे पास में था 150, तो 4.04% का वैल्यू कितना होगा? 606। ठीक है, जो कि हमारा आंसर था। सवाल नंबर है हमारे पास में 18। क्या कह रहा है? इन द गिवन ट्राइंगल के एम एन हमारे पास में एक ट्राइंगल है। पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, ये हमारे पास में पी क्यू एंड एम एन एक दूसरे के हैं बिल्कुल पैरेलल हैं। इफ के पी अपॉन पी एम, के पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 4/13, एंड के एन ये हमें देखा पूरा पूरा, के एन ये हमारे पास में 20.4 देखा पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बताना है कि फाइंड के पी, हमें ये बताना है कितना होने वाला है, ये बताना है कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को भी हम पहले एक बार कर चुके हैं। अगर हम नहीं हमने देखा आपको नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे होगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बताया कि कैसे होता है ये हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से इसको हम करते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में इसको आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये बताओ, ये 13 है, ये 4 है, 13 × 4 = 17, इसी 17, ये 4 है, ये 13 है। तो ये जो रेशियो निकल कर रहा है इधर इधर के पी एंड के एन, के पी जो निकल कर आएगा वो भी 4 होगा, और जो क्यू एन निकल कर आएगा वो भी हमारे पास में 13 होगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से क्या होगा कि ये भी 4 का रेशियो होगा और ये भी 13 का रेशियो, यानी कि ये हम कहेंगे के पी अपॉन क्यू एन, ये जो निकल कर आएगा हमारे पास में, ये भी हमारे पास 4/13 निकल कर आएगा। तो ये होता है हमारे पास में 4 है, ये 13 है, तो पूरा कितना होगा? 13 × 4 = 17, इसी 17 का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 20.4। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 20.4 डिवाइड बाई 17। फिर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है के क्यू, ये हमें पूछा गया 4। तो बताओ 4 का वैल्यू कितना होगा?
ये होगा 1.3 × 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 13 चौको 52। एक सेकेंड यार, ये 2 होगा, 2। 70 से डिवाइड करोगे तो 1.2 होगा, और उसको हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, 4.8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। इफ द पॉलिनोमियल 6x⁴, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, इज डिवाइड बाई अनदर अनदर पॉलिनोमियल दिस, इसको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास में रिमाइंडर निकल कर आएगा। फाइंड ए एंड बी। तो बताओ डिवाइड करना हो तो कैसे करोगे। हम पहले जो पॉलिनोमियल लिखना है, 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7, ये हमने राइट डाउन कर लिया। अब इसी को हमें डिवाइड करना है, किस चीज़ से, हमें इसको डिवाइड करना है 3x² प्लस 4x प्लस 1। डिवाइड करो, कैसे करोगे, देखो क्या करते हैं इसमें हम ना, कि जो पहला टर्म ये है, इसी से हम क्या करते हैं, बिल्कुल पहले वाले टर्म में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करोगे तो जो नंबर है मल्टीपल, ये मल्टीपल, इन दोनों का हम इससे डिवाइड करेंगे। 3 को 6 में डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 2 टाइम्स जाएगा। और ये x² से x⁴ में डिवाइड करोगे तो x² टाइम्स जाएगा। कर लो ना ऐसे, यहाँ पे 6x⁴ और इसको डिवाइड करो 3x² से, तो कितना बचेगा, 2x का स्क्वायर बचेगा, ये होगा 2, और ये हमारे पास में बचेगा x का स्क्वायर, है ना, वही 2x² हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं वापस, कि इसी वाले नंबर से जो हमने क्या किया, क्वोशंट आया, इसी से हम वापस से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे 3×6 x⁴ ये निकल कर आ गया। 2x² से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 4×8 x³, 4×8 और फिर वापस जो बचेगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे 2x², कितना होगा 2x²। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं, जैसे माइनस करोगे तो साइन क्या होंगे, सबके चेंज हो जाएंगे। ये सेम है कैंसिल आउट होगा, यह सेम है कैंसिल आउट होगा। अच्छा, 17 में से 2 माइनस करोगे 15x² बचेगा, यहाँ पर 21x बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 7 बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है, फिर से वही करना है। अब 3x² से ये जो पहला वाला है इसमें डिवाइड करो, कितना होगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, डिवाइड करके देख लो। 15x², इसको जब क्या करोगे 3x² से डिवाइड करोगे तो x² से x² और ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा। अब वापस से सब में मल्टीप्लाई करो, 5 नहीं 15 एक्स का स्क्वायर, 5 चौको 20, 20x हो जाएगा, और फिर 5 कम 5, फिर से माइनस करोगे तो ये माइनस का साइन, सबके साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल आउट होगा। 21 में से 20 माइनस करोगे x बचेगा, और फिर प्लस यहाँ पर बचेगा 2। और यही हमें दे रखा है जो x+2, ये जो निकल कर आया ना x+2, यही हमसे कह रहा है कि वो ax+2 के इक्वल है, ax प्लस b के इक्वल है हमारे पास में। तो ये बताओ जब कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू कितना होगा, x वाले का x के साथ में और जो बच गया उसके साथ में, तो a कितना होगा 1, और जो b होगा वो कितना होगा 2। और ये हमसे पूछा था a कितना है 1 और b कितना है 2, ये हमसे पूछा था कि इसके a और b के वैल्यू कितने हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमें पाई चार्ट दे रखा है जिसमें डिफरेंट हमें डाटा दे रखे हैं, ये 20 ट्विटर 51%, अदर 10%, ये क्विज जोन कोई से सोशल नेटवर्क साइट होता है उसमें 1%, इंस्टाग्राम 6% एंड फेसबुक 32%। देखते हैं क्या दिया गया है। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, देख कर हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक्चुअली। ठीक है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डाटा ऑफ अमिट्स फॉलोअर्स ऑन वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। If Amit has 40 crore followers in all the networking sites combined, then the number of his followers on Facebook will be, टोटल जो है, जो टोटल 100% हैं, और ये टोटल जो फॉलोअर्स हैं ना अमित के, वो 40 करोड़ हैं। ठीक है, ट्विटर पर 40 करोड़ में से ट्विटर में 51%, फेसबुक पे 32%, इंस्टाग्राम पे 6%, और भी चीज़ें दे रखी हैं। तो बताना है ट्विटर पे उसके कितने फॉलोअर्स हैं। तो कुछ नहीं करना, 40 करोड़ का 51% बता दो कितना होगा, 40 करोड़ उसके फॉलोअर हैं, और इसके 51% क्या है, ट्विटर पर हैं। तो इसी 51% का तो वैल्यू में बताना है, 40 × 51/100 कितना होगा, ये हमारे पास डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा, 4 × 4, 4×5 = 20, और 10 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 20.4 करोड़। 20 पॉइंट, एक सेकेंड, कहाँ निकल कर आ गया, फेसबुक पूछा है ना, किस पे पूछा है, ट्विटर, फेसबुक पूछा है, हमने ट्विटर का निकाल लिया है। तो क्या करो, फेसबुक के लिए 32% निकालो ना, ये ट्विटर का निकल कर रहा है, कोई बात नहीं। फेसबुक के लिए हम क्या करेंगे, 40 का क्या करेंगे 32% निकाल देंगे, क्या होगा, ये हुआ 4×8, 4×3 = 12, 12.8 करोड़ इसके फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो अगला क्या हमारा पूछा हमसे, कि दिया गया फिर से वही चीज़ है, यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोअर्स ने उसे अनफॉलो कर दिया,
ट्विटर पे उसके जितने फॉलोअर्स थे 10% ने क्या उसको किया, अनफॉलो कर दिया। तो उसके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों की फॉलोअर्स की संख्या का अंतर क्या होगा। अच्छा ये बताओ, हमने देखा था ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स थे उसके, 20.4 करोड़। ट्विटर पे कितने थे उसके, 20.4 करोड़ उसके कितने थे, ट्विटर पर थे। तो ये बताओ कि अदर में कितने रहेंगे, बाकी जो अन्य जो सोशल नेटवर्क साइट बच गए उसके, बाकी जो अदर बच गए उस पर कितने रहेंगे, अदर्स जो रहे होंगे, तो वो कितने रहेंगे, 40 करोड़ एंड माइनस 20.4 करोड़, इतने रहेंगे ना। ठीक है, जब माइनस करोगे तो 0.6 होगा और यहाँ पर 19 करोड़। जो बाकी अन्य सोशल नेटवर्क साइट जो उसके पास बच रहे हैं उसमें कुल मिला कर उसको 19.6 करोड़ बच रहे हैं, है ना। तो फिर क्या वो पूछ रहा है हमसे, और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों के फॉलोअर्स की संख्या का अंतर। अब इसमें से क्या होता है देखो, कि इसके जो ट्विटर वाले थे, ट्विटर वाले इसमें से 10% क्या किए, उसको अनफॉलो कर दिए। ठीक है, तो 20.4 करोड़ पहले थे उसके पास में ट्विटर ट्विटर पर फॉलोअर्स, अब उसमें से 10% माइनस कर दोगे तो यानी कि हमें क्या करना है कि 2.04 हमें माइनस कर देना है। इतने करोड़ उसके ट्विटर पर थे, उसमें से 2.04 10% माइनस करो, कितना होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा हमारे पास में 6, यहाँ पर होगा 3, और यहाँ पर होगा हमारे पास में 7, 17.36, 17.36 उसके बाकी बचे। तो अब क्या करो, इन्हीं दोनों का डिफरेंस पता कर लो, 17.36 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास में होगा 4, यहाँ पर होगा 2, 4 2, और यहाँ पर होगा 1.24 करोड़। हमें कुछ नहीं पूछा गया इसमें, ये पूछा गया ट्विटर के जो फॉलोअर्स है ना, उसमें से 10% भाग गए उसको छोड़ करके। तो बाकी अब ये जो ट्विटर में अब उसके बचे, और टोटल में का टोटल बाकी जो अन्य जो बच गए उनका डिफरेंस कितना है। तो ट्विटर पर उसके कितने हैं, 20.4 थे, टोटल इसके 40 करोड़ हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है पहले तो हम बता देंगे, 19.6। यानी कि ये जो बच गया ना, ये अन्य कुछ अन्य ये सब जो हैं वो 19.6 करोड़ हैं। और फिर ट्विटर पर छोड़ के भाग गए, जब 10% छोड़कर भाग गए तो उतने चले जाने के बाद में 17.36 बचे, और इन दोनों का हम डिफरेंस पता करेंगे तो 1.24 करोड़ आ गया, और वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो बस हम बस करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। सो हम जल्दी लेंगे अपना लेक्चर नंबर 9। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट एड, थैंक यू।